हैं और मेरे साथ इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाजरीन, आज बड़ी अहम खबरें, कुछ बातें, कुछ मालूमातें आपके सामने रखनी है। सरकार की खबर आपको बतानी है, सरकार की नाकामियां आपके सामने रखनी है। फिर आज वैक्सीन कारी का दिन भी है, उस सिलसिले में मुल्क के अंदर क्या कुछ होगा अलग से आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होगा उस पर बात करेंगे। किसानों को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है और अब एक और खबर उसके साथ जुड़ रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। उमर का बड़ा बयान है, उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है 90 मिनट के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, शाहरा का हाल आपको बताएंगे। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, फटाफट से मोबाइल उठाइए अपना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा ज़रूर। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आइएगा ज़रूर, देखिएगा, पढ़िएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो कुछ आपको कमियां नज़र आती हैं उसके लिए ज़रूर हमें लिखिएगा, ताकि हम उन सभी प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर सके, या प्रोग्रामों में जो बेहतरी आप चाहते हैं उसमें और ज़्यादा बेहतरी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल खबरों के सफ़र को आज बढ़ाते हैं आगे, और सबसे पहले बात आज करते हैं मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की, क्योंकि आज का दिन मुल्की सतह पर काफ़ी अहम है। दो हिस्सों में इस खबर को हम आपके सामने रखेंगे। पहले मुल्की सतह पर क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर दूसरे पड़ाव पर हम जम्मू कश्मीर जब आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर का हाल भी वहाँ पर बताएंगे कि कोरोना के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज की बात कि 10:30 बजे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन कारी के अमल को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के अंदर शुरू करेंगे। और माना जा रहा है कि दुनिया भर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत के अंदर शुरू किया जाएगा, और आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया जाएगा। और दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक जिनकी नजरें इस वक्त भारत पर हैं, जहां पर तबाही कोविड से पिछले 14 महीनों के दौरान हुई है, इन सब के बीच में पहला तारीखी और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जिसके भारत से आज शुरुआत होने जा रही है। और 10:30 बजे खुद दिल्ली से वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर आज जो वैक्सीन होने जा रही है, 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को आज पहले फेज के तहत पहले मरहले में कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए मुल्क भर के तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 3006 मकामात की निशानदेही की गई है। यानी इतने सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां पर आज कोविड वैक्सीन का अमल जो है वो शुरू होगा। ठीक 10:30 बजे दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वज़ीर आज़म खिताब करेंगे तो तमाम रियासतों के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वैक्सीन पर सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आप मुल्क के बाहर भी देखेंगे तो इसका इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो अमरीकी और यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, जिनमें ब्राजील भी शामिल है। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से भी लगातार भारतीय हुकूमत के जो वज़ीर खारजा खासतौर से उनके साथ राब्ते में थे कि वो किस तरीके से भारत की जो बनाई गई जो तैयार करदा वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको बांग्लादेश, ब्राजील या दीगर ममालिक तक पहुंचाया जा सकता है। इस हवाले से भी लगातार मीटिंग्स का और बातचीत का दौर चल रहा है। तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अब से ठीक 2 घंटों बाद सबसे बड़े ड्राइव का, जिसका 14 महीनों से लगातार इंतजार था, कोविड की तबाही के बीच अब उसकी शुरुआत आज से 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। पूरे मुल्क के अंदर 3006 मकामात ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन कारी के अमल को शुरू किया जाएगा, और हर मरकज पर 100 के करीब बेनिफिशरीज को जो है वो टीका दिलाया जाएगा। और इस तरीके से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो पहले ही शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, वो आज पहले मरहले में उन्हें वैक्सीन कारी के दायरे में लाया जाएगा, और वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इसके साथ साथ इस पहले मरहले को जब हम देखते हैं तो तकरीबन 2900 कोल्ड चेन पॉइंट CCPs बनाए गए हैं। 2900 CCPs पूरे मुल्क के अंदर है। 240 वॉक इन कूलर्स बनाए आज के दिन के लिए रखे गए हैं। 70 वॉक इन फ्रीजर्स होंगे। 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होंगे। 41,000 डीप फ्रीजर्स होंगे, और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स आज काम करेंगे पहले दिन में। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि पल्स पोलियो को लेकर भी दुनिया भर की सबसे बड़ी मुहिम भारत के अंदर ही शुरू हुई थी, और जिस तरीके से उस मुहिम को लिया गया और उसके बाद जिस तरीके से चुनावों को घर घर तक लिया जाता है और घर घर से वोटरों को बाहर लाया जाता है, उसी तर्ज पर इस वैक्सीन कारी के अमल को जो है वो मुल्क के अंदर शुरू किया जा रहा है। आसिफ आपको बता रहे थे कि ये मुल्क के अंदर जो आज से शुरू हो रहा है कोरोना के खिलाफ नई जंग, इसमें अब बाहर की मुल्कों की तरफ से बात कही गई है। ब्राजील और बांग्लादेश कोविड वैक्सीन
खरीदने के लिए भारत के साथ राब्ते में है और वो बिल्कुल चाहते हैं कि इसको खरीदे। इसके साथ साथ नेपाल के वजीर खारजा प्रदीप कुमार जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, उन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस वैक्सीन को खरीदने के हवाले से सफारती सतह पर बातचीत जो है वो शुरू कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर तैयार की गई वैक्सीन का जो रेट है वो सबसे बेहतर माना जा रहा है और इस सिलसिले में अब ब्राज़ील बांग्लादेश भी खरीदेगा और नेपाल भी इस पर आंख लगाए हुए है। लेकिन आज सबसे पहले 10:30 बजे इसका इफ्तिताह होगा और 3006 मकामात पूरे मुल्क के अंदर रखे गए हैं जहां पर मुल्की सतह पर आज इसका इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। ये तो मुल्क की सतह की खबर है। अब आप सोच रहे हो कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन फटाफट से बढ़ते हैं आगे अपनी एक और दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं। पहले जरा मुल्क की खबरें जो है उन पर हम बात करें। फटाफट से कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख दें, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात भी करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, किसान लगातार एहतिजाज में है। 51 दिन उनके एहतिजाज के हो गए हैं। कड़ाके की ठंड दिल्ली के अंदर है। धुंध और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह से 3 परवाजें मनसूख हो गई हैं। रेलवे का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है। मकामी तौर पर चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन किसान लगातार सड़क पर धरने पर है और धरने के बीच मुज़ाकरात भी चल रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा बाहर आएगा ये शायद कहना मुश्किल है। इस बीच 26 जनवरी की आमद है और आमद से कबल सिक्योरिटी सिनेरियो को टाइट कर दिया गया है और सबकी नजरें ट्रैक्टर रैली पर है कि क्या ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को होगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और किसानों के ऊपर जो है वो नजर है। लेकिन खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि NIA कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से अब समन जारी किए जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि NIA ने मुख्तलिफ किसान नेताओं को जो दिल्ली के अंदर लाइन अप किए हुए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ समन जारी किए हैं और उनमें वो लोग भी शामिल है जो सरकार के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और 40 से ज्यादा जो किसान तंजीमों के लीडरान हैं उनमें से कई लोगों के फहरिस्त में नाम है जिनके नाम नोटिस कौमी तहकीकाती एजेंसी का गया है और बताया जा रहा है कि इस किसान तहरीक के साथ उन लीडरों का बराह रास्त इस वक्त भी कनेक्शन है। वो इस वक्त भी लगातार एहतिजाज सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल यानी 17 जनवरी को बहुत सारे लीडरान का ऐसा नाम जिनको NIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, NIA के हेडक्वार्टर में उन्हें तलब किया गया जहां पर उनसे मजीद पूछताछ होगी। यानी जिस चीज का खदशा जाहिर किया जा रहा था बहुत सारे लोगों की तरफ से, और कल भी आपको ये बताते चले मीटिंग के बाद किसान लीडरों ने इसी चीज का जिक्र किया कि सरकार को कन्फ्रंट इस मामले पर किया गया कि अगर सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक किसान लीडरों के घरों पर छापेमारी क्यों हो रही है, उन्हें नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, उनसे कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए पूछताछ क्यों कराई जा रही है। ये इल्जाम कल उनकी तरफ से आयद किया गया। लेकिन इस बीच इन सब के बीच इल्जामात, सवाल और जवाबों के सिलसिले के बीच जो NIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, इस पर अब कल उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर पर किसान लीडरान को तलब किया गया है जहां पर उनसे मजीद पूछताछ होगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बलदेव सिंह सिरसा को कौमी तहकीकाती एजेंसी के दफ्तर में 17 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है और उन पर यह इल्ज़ाम है कि SFJ जो है उनके साथ, जो SFJ ममनुआ तंजीम है उनके साथ उनके राब्ते हैं और माहौल अमन कानून की सूरत हाल को दिल्ली के अंदर दरहम बरहम करने और हुकूमत के खिलाफ उकसाने के लिए SFJ जो है वो दरपर्दा साजिश कर रही है और उसमें बलदेव सिंह सिरसा का इस वक्त जो है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से जो है उन्हें बुलाया गया है। न सिर्फ अब इतना बल्कि किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि न सिर्फ बलदेव सिंह सिरसा बल्कि आधे दर्जन से ज़्यादा और लोगों को भी नोटिसें मिली हैं जिन्हें 17 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। और जब ये मामला सामने आया, कल रात देर गई जब ये खबर सामने आई कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 17 तारीख को मुख्तलिफ किसान नेताओं को अब तलब किया है या उन लोगों को तलब किया है जो वहाँ पर इंतजामात को चलाते हैं, तो उसके बाद किसान नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हुकूमत अब इंतकाम गिरी पर आ गई है और हुकूमत के पास जब कुछ भी नहीं है तो अब इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है
और इस तरीके की खदशात और इस तरीके की बात कल से ही वो लगातार कह रहे थे। और अब 17 तारीख को कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुख्तलिफ लोगों को अपने हेडक्वार्टर में तलब किया है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि सिख फॉर जस्टिस ममनुआ तंजीम के साथ उनके राब्ते हैं और दिल्ली के अंदर अमन कानून की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए इस तंजीम की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हाथ में लिया गया है, जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो बड़ी खबर कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने सिख तंजीम से वाबस्ता कई लोगों को 17 तारीख को तलब किया है अपने हेडक्वार्टर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब किसानों की जब हो रही है तो यहां पर आपको जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का भी एक बड़ा बयान, एक बड़ी बात उनकी बताते हैं जो इसी किसान तंजीम इस तहरीक के साथ उन्होंने जोड़ कर की है। और किसान तहरीक पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर के मामले पर खामोशी क्यों है। अगर किसान तहरीक के इस मामले पर 50 रोजा तहरीक पर अगर वो कमेटी तश्कील करने के लिए हिदायत दे सकता है, इस पर बार बार समाअत हो सकती है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का मामला जो खुसूसी हैसियत का है उस पर खामोशी क्यों, उस पर भी इसी तर्ज पर समाअत होनी चाहिए। और आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान जहां उमर अब्दुल्ला अपने इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि किसानों की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के मामलात को भी सामने रखकर इन पर समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट पर आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान कल जब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किसानों के मामले पर सुनवाई की है उसी तरीके का बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर का भी है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 वाला मामला जो है उस पर भी जल्दी से सुनवाई हो। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेगा और आगे बढ़ेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि जब ये मामला उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने रखा गया तो इसमें तवारीखी पश मंज़र क्या कुछ है, तो वो भी आप ज़रा सुन लीजिएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने 29 अगस्त साल 2019 में इस पिटीशन को सुना था जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़ में लगाई थी, सुना। उसके बाद इसको रेफ़र किया गया 5 जजों वाली बेंच को, जिसमें जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी थे। उस मामले को सुना गया 1 अक्टूबर 2019 को, जिसके बाद ये पॉइंट रेज किया गया कि ये 5 के बदले आईनी बेंच जो 7 रुकनी बेंच है उसको रेफ़र किया जाए। और 2 मार्च 2020 को ये फैसला लिया, ये बात जो है वो सामने आई थी कि इसको जो है आगे लिया जाए। और उसके बाद लगातार पिटीशन जो है, दरख्वास्तें जो हैं वो दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसमें जो सुनवाई है जल्दी से हो, लेकिन अभी तक कोई बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया गया। अब ये बड़ा फैसला इस पर सुनवाई का क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो ज़राया बता रहे हैं वो ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मामले जो है वो नहीं उठ पा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ मामले चले थे। लेकिन शायद अब मामला तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पिटीशन जो है, दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चली गई हैं दोबारा, जिसमें यह कहा गया कि इस अहम तरीन मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच जब उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है तो गर्माहट न सिर्फ दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर भी इस पर गर्माहट जो है वो दोबारा देखने को मिल रही है। तो उमर का बयान किसानों के ये बयान उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट किसानों के मामले पर कमेटी बना रहे हैं। कमेटी के सामने किसान जाए नहीं जाए वो दूसरी बात है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है हर एक मामले को। तो उमर का मानना है कि जम्मू कश्मीर के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से देखे, क्योंकि वहां पर भी इंसानी हकूक की पामालियां जो है, सियासी पामालियां जो है वो हुई है और उन सियासी पामालियों पर रोक लगाने के लिए उस कानून को कलअदम करार दिया जाए जो ऐवान की तरफ से बनाया गया, या कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए, उस कानून पर रोक लगाई जाए जब तक ना कोई हतमी फैसला आ सके। तो ये बात सियासी एतबार से काफ़ी अहम, और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बयान आने के बाद गर्माहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बात जम्मू कश्मीर की हमने शुरू कर दी है, तो आपको एक और बात भी बताते चले, एक और बड़ी खबर की ओर भी आपको लिए चले, क्योंकि आर्मी डे की तकरीब कल पूरे मुल्क के अंदर बनाई गई और इस बीच उधमपुर बेस कैंप पर भी तकरीब का एहतमाम हुआ है।
क्या कुछ खबर है, आसिफ आपको तफसील के साथ बताएंगे। जी जहां दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तकरीब थी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आर्मी डे पर सबसे बड़ा प्रोग्राम उधमपुर के अंदर हुआ। और इस बीच शुमाली कमान के सरबराह वाईके जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान इस तकरीब के मौके पर कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत 370 के खात्मे के बाद जो हुकूमत पर एतमाद था, जो भरोसा था, वो ज्यादा हुआ है गुज़श्ता बरसों के मुकाबले। और एतमाद बहाल करने में हुकूमत काफी हद तक इस मरकजी फैसले के बाद कामयाब हुई है हुकूमत, ये लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का मानना। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि शुमाल मशरकी हिस्सों के अंदर जो मुल्क की शुमाली इलाकों की जो सरहदें हैं, वहां पर चैलेंजेस काफी ज्यादा रहे हैं, लेकिन सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौज की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने और माहौल को ठीक करने के लिए कोशिशें जो अब तक की गई, जो कलीदी रोल रहा है सिविल इंतजामिया के साथ, वो दूसरी तरफ फौज का भी रहा है। और इसके अलावा उनने इस चीज का भी जिक्र किया है कि अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पिछले सालों के मुकाबले बेहतर हो रहे हैं, इसमें सिर्फ किसी एक एजेंसी की या सिविल इंतजामिया फौज के साथ साथ नहीं, बल्कि आम आवाम के लोगों का भी एतमाद बहाल करने में पहले हुकूमत कामयाब हुई और उसके बाद शुमाल मशरकी सरहदों पर चैलेंजेस के बावजूद जो गैर यकीनी सूरत हाल पिछले एक साल के दौरान रही, उन सब से निपटने के लिए फौज भी काफी हद तक तैयार हुई, क्योंकि आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, सिविलियन की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर फौज को और सिविल इंतजामिया को भरपूर ताउन लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी के मुताबिक मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का बयान काफ़ी अहम है और सीधे से उन्होंने उस बड़े फैसले की तायद की है जिसमें 370-35 को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद उनका मानना है कि एतमाद बहाल हुआ है और उस बहाली एतमाद के साथ ही सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी देखने को मिल रही है। ताहम चीन के साथ लगने वाली सरहद पर उन्होंने साफ किया कि कशीदगी बरकरार है। ताहम कशीदगी के बीच भारत की फौजियों की तरफ से जिस तरीके का बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया है, शायद ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का बयान सामने आया है जिसमें सियासी एतबार से भी काफ़ी अहम है, मिलिट्री के एतबार से भी इसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। और गुज़श्ता दिनों जब चुनाव मुकम्मल हुए, DDC के चुनाव मुकम्मल हुए, उस पर भी उन्होंने अपनी लबकुशाई करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, उसमें अवाम ने साफ कर दिया है कि वो बुलेट नहीं बल्कि बैलेट पर आज भी यकीन रखते हैं। और यही वजह है कि जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए हर एक कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। वाईके जोशी का बयान उस वक्त सामने जब सूरत हाल, मैंने आपको बताया, उमर का बयान भी सामने आया है, मुल्क की सतह पर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। और इस बीच वाईके जोशी का बयान भी बड़ा अहमियत के साथ इस बयान को भी लिया जा रहा है। तो वाईके जोशी के बयान के बाद अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, चूंकि बात आर्मी की अगर हो रही है तो आर्मी ने अपना एक और बयान, अपनी एक और बात सामने रखी है। और आर्मी की तरफ से साफ किया जा रहा है कि साल 2020 के दौरान जो ऑपरेशंस किए गए वो इंतहाई कामयाब ऑपरेशंस थे, लेकिन अब SOPs में तब्दीली लाई जाएगी और मौका दिया जाएगा एनकाउंटर के दौरान सरेंडर मिलिटेंट करे, क्योंकि ये अमल जो शुरू किया गया है, ये जो नरमी दिखाई गई है, इससे 17 नौजवानों की जानें बचाई गई है। और फौज का मानना है कि जो अब तब्दीलियां होंगी उससे बेहद फायदा नौजवानों को, अवाम को मिलेगा, क्योंकि फौज ने जब SOPs में तरमीम की बात कही है तो मिलिटेंट 2 को हथियार डालने का ज्यादा मौका पहले के मुकाबले दिया जाएगा। फौज के नए SOPs के मुताबिक 6 महीनों के दौरान फौज खुद कहती है कि 17 ऐसे नौजवान जो वापस मुख्य धारा में लौटे, जिनको हथियार छोड़ने का मौका दिया गया और सरेंडर करने की जो पॉलिसी थी उसको उनने इख्तियार करते हुए हथियार छोड़े। मिलिटेंट 2 को हथियार डालने का इससे पहले भी दावा किया जाता रहा कि उन्हें एनकाउंटर से पहले या एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन से पहले मौका दिया जाता था, लेकिन इस बार अब उसमें तरमीम करके ज्यादा वक्त पिछले दिनों के मुकाबले या पिछला जो वक्त था उससे ज्यादा मिलेगा। और इस बीच जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटें हैं उनको भी इसके लिए एजाज से नवाजा गया है, उन्हें भी उनकी पीठ थपथपाई गई है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के इस तरीके से अंजाम देने के लिए, जहां पर फौज का दावा है कि अब तक 3 दर्जन या 2 दर्जन के करीब नौजवानों की जानें इस तरह के एनकाउंटर्स या इस तरह के ऑपरेशंस में पिछले सिर्फ 6 महीनों के दौरान बचाई गई है। और साथ ही जो सरेंडर पॉलिसी थी उसको जिस तरीके से फौज के मुताबिक
कि अब नौजवानों ने इख्तियार किया है या सरेंडर पॉलिसी उन मिलिटेंट्स ने जो मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल हो चुके थे, इसी के तहत ये जिंदगियां अब तक बच पाई हैं और इसको कंटिन्यू करने के लिए अब एसओपीज में तरमीम करने का बड़ा और अहम फैसला फौज की जानिब से लिया गया है। फौज का दावा कि पिछले 6 महीनों के दौरान 17 नौजवानों की जानें उस वक्त बचाई गई जब वो हथियार लेकर लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन एनकाउंटर के दौरान उनके साथ बातचीत हुई जिस दौरान टॉप मोस्ट मिलिटेंटों की तरफ से हथियार छोड़ने की बात सामने रखी गई और उसके बाद ये मामला जो है लगातार आगे बढ़ा। ये स्ट्रेटजिकल चेंज जो हुआ है ये उस वक्त हुआ जब शोएब अहमद भट्ट जो अल-बदर नामी ममनुआ तंजीम के साथ थे, उन्होंने अपना हथियार डालने का प्रोग्राम किया और उन्होंने एनकाउंटर के दौरान हथियार डाले। उसके बाद ही फौज जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में सरफहरिस्त है, उन्होंने ये फैसला लिया कि अब ऑपरेशंस के दौरान एक मौका दिया जाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ सरेंडर करवाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की ज़िंदगियां जो है वो बचाई जाए। तो ये एसओपी में तब्दीली आई है। लेकिन जब एसओपीज़ की बात तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आर्मी डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं 50 राष्ट्रीय राइफल, 44 राष्ट्रीय राइफल, 42 राष्ट्रीय राइफल और 34 राष्ट्रीय राइफल जो फोर फ्रंट पर है विक्टर फोर्सेस के साथ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान, उन्हें कल एजाज से भी नवाजा गया है और ये एजाज जो है उनको दिया गया है। COAS जो कमांडेशन है वो इन चारों यूनिटों को कल दी गई है क्योंकि उनका मानना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन जो है ये इन्हें मिली है सिर्फ इसलिए कि इन यूनिट्स ने कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी की है, न सिर्फ शुमाली कश्मीर में बल्कि जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी आर्मी के राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो एसओपीज में तब्दीली, 17 नौजवानों को बचाने का दावा और साथ साथ 5 ऐसे यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स ऐसे हैं राष्ट्रीय राइफल के जिन्हें COAS साइटेशन से नवाजा गया है। तो ये बात भी आर्मी की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें 2 खबरें हमने एक साथ आपके सामने जो है वो रख दी है। अब हमने ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले जरा आपको एक और बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर के हवाले से बताते चले। फटाफट से हम आपको खबरें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के ग्राउंड जीरो पर कुछ और बातें करनी है तो उस वक्त फिर कुछ चीज़ें रह जाती और 9:30 बजे से आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेनी है। तो जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक हम पहुँचाएँ और बाइख्तियार ज़राए से जो हमारे पास खबरें होती हैं, वेरीफाई करके जो खबर होती है उसी खबर को आप तक ले आते हैं सुबह सुबह हम, ताकि आप पूरी तरह से अपडेट हो। अब बात DDC की करते हैं क्योंकि DDC के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन सामने आया कि जो जीते हैं अब इसमें एक और अमल आगे बढ़ाना है, चेयरमैन के इंतखाब करने हैं और चेयरमैन के इंतखाब से कबल जो पंचायती राज एक्ट है उस एक्ट को बराए लाते हुए अब हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला भी लिया है। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है और इंतजामिया ने DDCs के लिए ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। बड़ी तब्दीली के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां एडिशनल कमिश्नर अब समाअत करेंगे जो मामलात होंगे या 7 रोज के अंदर जो DDCs हैं उनको शिकायत दर्ज करवानी होगी। अगर उन्हें कोई भी एतराज कहीं पर होगा तो वो एडिशनल कमिश्नर के पास 7 दिनों के अंदर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। यानी एडिशनल कमिश्नर के पास अब ये इख्तियारात होंगे कि वो DDCs की जो मुंतखबा अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनकी शिकायत को सुनेंगे, उस पर फैसला या उनकी मुश्किलात का इजाला करेंगे। पंचायती राज एक्ट के नफाज के तहत इसको भी ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया का बड़ा फैसला, जहां पर यह माना जा रहा है कि इससे जो पंचायतों को या अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार बनाना, उन्हें मजीद इख्तियारात देने का जो बार बार सरकार जिक्र करती रहती है, उसके तहत एक बड़ी तब्दीली के तौर पर मकामी सतह पर भी इंतजामिया और इसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उस तब्दीली के तौर पर देख रही है जिसका बार बार वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जिक्र करते रहे अपने खिताब के दौरान। DDC इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने एडिशनल कमिश्नरों को नामजद किया है। कब किया है नामजद? जब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाबी अमल को पूरा किया जाएगा। सीक्रेट बैलेट के जरिए से भी ये चुनाव होंगे। इस तरीके की भी खबर आ रही है कि सीक्रेट बैलेट का एहतमाम किया जाएगा ताकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अगर इंतखाब करने पड़े
तो वो हो सके, अगर बिला मुकाबला कहीं पर होगा तो वो तो है ही, लेकिन उन इंतखाबात से कबल अगर आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर कोई शिकायत है तो आप एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर के साथ राब्ता कर सकते हैं कश्मीर में, जम्मू में, और 7 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत का फैसला जो है वो सुनाना होगा। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ रहा है इंतजामिया इस पूरे निज़ाम को मुकम्मल करने के लिए, और यही वजह है कि सियासी जमातों के अंदर भी सलाह मशवरा जो है वो तेज़ किया जा रहा है। और सलाह मशवरे के तौर पर हम देख रहे हैं न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जिनके लीडर्स डीडीसी चुन कर आए हैं वो आगे क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करेंगे, किस पार्टी का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे, कितना शेयर उन्हें मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तिकोनी जीत के बाद वहां पर हंग जो है वो डीडीसी बने हैं, तो वहां पर कौन चेयरमैन बनेगा, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो मैराथन चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। लेकिन फिलहाल एडिशनल कमिश्नरों को अपॉइंट किया गया है सरकार की तरफ से, 7 दिन का वक्त दिया गया है कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो वहाँ तहरीरी तौर पर दे, 7 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला लिया जाएगा ताकि इंतखाबात मुकम्मल करवाए जा सके। चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के हवाले से इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है, और ये माना जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो पंचायती राज एक्ट जिसका निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है, उसी के तहत जो है ये फैसला लिया गया कि एडिशनल कमिश्नर दोनों सूबों के अंदर, कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर, वो देखेंगे जी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के डीडीसी के इंतखाबात से कबल या उस दौरान अगर कोई शिकायत है तो वहां पर वो जा सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि चेयरमैनों का इंतखाब अब बहुत जल्द होगा, नोटिफिकेशन जारी हो रही है, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, और इस सिलसिले में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हर दिन एक नई बात भी सामने आ रही है। तो बात अब ज़रा आगे, अब बड़ी अहम बात आपसे करेंगे। चलिए, कहा जा रहा कि पहले ब्रेक के लिए रुके, यानी बड़ी खबर से पहले ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे शाहरा की कि शाहरा सांस लेने के काबिल है या अभी आईसीयू में है, और अगर आईसीयू में है तो कितने दिन लगेंगे बाहर आने में। कल से लगातार पिछले कई दिनों से ही हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, लगातार आपको खबर बताते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो एक अच्छी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे कि शाहरा का क्या हाल है और आगे क्या कुछ होने वाला है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। आरिफ को ले लो ना।